11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है, कुछ भी नाम लो, कल्पना। डेट ऑफ बर्थ है 8 जून 1989, 23:30, देवरिया, उत्तर प्रदेश। इस आधार पर आपकी कुंडली, अब थोड़ा सा ध्यान को समझना ध्यान से। इनकी कुंडली में चंद्रमा जो बना है वो पापक बना है, और चंद्रमा रेगुलेट करता है आय को, व्यय को, मन को, स्वभाव को, स्वास्थ्य को, मन में उठ रहे वेदना और संवेदना को, प्रत्येक दिन के नियमित आय को वो वॉल्व करता है। नॉब है वो, गैस का जैसे नॉब होता है ना, उस तरीके से। अगर वो पापक रहा तो निस्संदेह कमजोर हो जाता है। अब इस कुंडली को समझने की बात है। जन्म कुंडली बनती है कुंभ लग्न की। लग्न के अधिपति ने लग्न को देखा जो शत्रु के घर में बैठे हैं, बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं, क्योंकि जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति जातक को स्वभावतया भाग्यशाली तो बनाता है, जिसे महाभाग्यशाली योग कहते हैं। लाभ के अधिपति गुरु चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। पर ध्यान से समझने की बात है, एक बड़ी अजीब बात कि अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में गुरु बैठे हों और अगर उसका डिस्पोजिटर नक्षत्र कमजोर पड़ रहा हो, जैसे गुरु बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र के, व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, यशस्विता का लक्षण भी दिखाई देता है, भाग्यशाली भी है, पर अकेले के लिए, दूसरे के लिए नहीं। उसका भाग्य सिर्फ उसके तक ही सीमित है, दूसरों को उसका लगता नहीं है। और दूसरी बात कि अगर जन्म कुंडली में गुरु अकेले बैठे होते तो कमजोर होते, लेकिन वो 8वें भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। क्योंकि कोई भी ग्रह जो होता है, वो कोई भी ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि का ज्यादा परिणाम देता है। तो बुध कहां का परिणाम ज्यादा देंगे? अष्टम भाव का। तो चतुर्थ भाव में कौन बैठा? अष्टमेश ज्यादा परिणाम देगा, वो पंचम का परिणाम कम देगा। गुरु जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के अधिपति के पास कोई बल नहीं है, इस वजह से। और साथ ही साथ अगर जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का अधिपति किसी पापक ग्रह से दृष्ट या प्रभावित हो, ध्यान से समझना, चतुर्थ भाव के अधिपति शुक्र जो परिवर्तन कर रहे हैं बुध के साथ, बुध और शुक्र का चतुर्थ पंचम का परिवर्तन राजयोग बन रहा है, पर वस्तुतः ये दोनों ही ग्रह कमजोर हैं, इस वजह से। और साथ ही साथ इस चतुर्थ भाव के अधिपति के ऊपर शनि की 7वीं दृष्टि है, जो व्ययेश भी होते हैं। इस वजह से व्यक्ति को माता का, सास का, ससुर का, पुत्र का, पुत्रियों का, भाई का, बहनों का, देवर का, इन सबके सुख में निम्नता देखी जाती है। और याद करिए, मैंने एक कार्यक्रम में करके बात बताई थी कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर अकेले गुरु और अकेले शुक्र बैठे हों तो संतति से संबंधित कष्ट मिलता है। मतलब कैसा? मनचाही संतति कई बार नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत करनी होगी। और देवगुरु बृहस्पति को या तो भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, या साक्षात गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, या नहीं तो फिर माता दुर्गा की उपासना, तीनों में से किसी के भी मंत्रों का जप कर लेना चाहिए। बात खत्म। जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति के चतुर्थ में आने से कई बार अपना घर मिलना देर से होता है। और चतुर्थ भाव में गुरु और सूर्य बैठे हैं, ये जन्म कुंडली में, यहां पे आप गौर करो तो गुरु डिग्री में 24 डिग्री के और सूर्य भी 24 डिग्री के, दोनों अगर देखो तो 24 डिग्री 11 कला और 24 डिग्री 39 कला। इस आधार पर ग्रह जो है वो युद्ध में है। तो किस किस भाव के अधिपति लड़ रहे हैं? ये परस्पर होते हैं अति मित्र, लेकिन लड़ने के कारण इनमें शत्रुता और वैमनस्य बन रहा है और उस भाव को छत विछत कर रहे हैं। ये संपूर्ण, इस बात को बड़ा गंभीर से समझना, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि जन्म कुंडली में 2 अति मित्र। अब सामान्यतया अगर आप ये नहीं देखते तो क्या कहते कि सूर्य, गुरु और बुध 3 भाव में बैठे हैं, चतुर्थ भाव में बैठ करके 10वें स्थान को देख रहे व्यक्ति के कार्य होते। ना 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 ना, ये गलती भी ना करना, क्योंकि जन्म कुंडली में ये दोनों ही ग्रह परम मित्र होकर के, और याद करना देवगुरु बृहस्पति क्या कहते हैं? देवगुरु बृहस्पति का यही संदेश है, हे परमात्मा, मेरी स्तुति कभी भी राहु, केतु और शुक्र के साथ ना बनाना। पर आपकी कुंडली में तो दोनों बने हैं। एक तो गुरु जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के अधिपति नीच के, और उसके बाद जन्म कुंडली में राहु से केंद्र में गुरु और शुक्र की राशि में, अष्टम इसके साथ। यहां का कारक ग्रह चंद्रमा जन्म कुंडली में केतु के साथ ग्रहण में, चलित कुंडली में ये चंद्रमा सप्तम में आ रहे हैं, इस वजह से डेली बेसिस के इनकम में कोई सहयोग नहीं मिल रहा। शिव जी की पूजा, सूर्य की आराधना, मंत्रों का जप,
तो घर से दूर क्यों हो रहे हो, किराए के मकान में क्यों रह रहे हो? क्योंकि अष्टम और चतुर्थ के अधिपति एक साथ बैठ रहे हैं। याद करिए, ये बात मैंने बताई थी कि जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान के अधिपति अगर कमजोर होते हों या पापक ग्रह से प्रभावित हों या छठे, आठवें और 12वें में बैठ रहे हों या चतुर्थ स्थान में छठे, आठवें और 12वें भाव के अधिपति बैठ जाते हों या चतुर्थ स्थान के अधिपति छठे, 12वें भाव और 8वें भाव के अधिपति से देखे जा रहे हो, जैसे कि देखे जा रहे हैं चतुर्थ के अधिपति शुक्र, 12वें भाव के अधिपति शनि की 7वीं दृष्टि से देखे जा रहे हैं, और चतुर्थ स्थान में अष्टम भाव के अधिपति जो उनकी मूल त्रिकोण राशि का ग्रह फल ज्यादा करेगा, इस वजह से वो कमजोर हो रहे हैं। सूर्य बैठ रहे हैं, वो कौन है? सप्तम के अधिपति। यहां पे गुरु को अस्त कर रहे हैं सूर्य, और वहां पे तीव्र तीखा झगड़ा है दोनों में, दोनों लड़ जो रहे हैं आपस में, तो कमजोरी होगी ना। दूसरी बात है, लग्न में राहु, ये स्वग्रही है, स्वराशि का है, इसे अपनी राशि मानता है, और इस भाव का अधिपति होकर के चतुर्थ भाव के अधिपति पे देखें, मानसिक शांति का भाव यहां, और यहां का कारक ग्रह जन्म कुंडली में अपनी राशि का बैठा हुआ दिख रहा है, परंतु वो है पापक और ग्रहण में भी लग रहा है, क्योंकि चलित कुंडली में वो जो है वो चंद्रमा 25 डिग्री के और केतु 4 डिग्री के। अब एक बात और बताता हूं, जन्म कुंडली का सप्तम भाव व्यापार का भाव होता है, और व्यापार जो होता है वो जन्म कुंडली का, इसका जो आप अगर लाभ देखोगे तो व्यापार का लाभ कौन होगा? व्यापार का एकादशवां, यहां ये जन्म कुंडली का 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये आपका व्यापार जन्म कुंडली के सप्तम स्थान से पति के साथ जुड़ करके अगर काम करना चाहते हो तो ये तीसरा, पंचम भाव, जहां 3 नंबर लिखा है, यहां पे शुक्र बैठे हैं अकेले, इस वजह से वहां पे कमजोरी मिल रही है। कुंडली में समस्या का समाधान नहीं होता है, उसके कारण को ही जान लेना चाहिए। इस वजह से कि कई बार अगर हम कारण सिर्फ जान जाते हैं तो हमें आत्मसंतुष्टि मिल जाती है कि हाँ, और ये कुंडली जो होती है वो पिछले जन्मों के कर्म के आधार पर आपके ये ग्रह बैठे हैं, ये अभी के नहीं हैं, ये कई जन्मों के कृत्य का फल है कि आपकी कुंडली में ग्रहों को ऐसे विधाता ने सजाया है। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है? किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रहा यश केंद्रे बृहस्पति। अब जन्म कुंडली में सूर्य की दशा आने वाली है, जो सप्तम के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में भाग्य लाभ भाव के अधिपति के साथ युति कर रहे हैं। गौर करना, लाभ और धन के अधिपति के साथ। इस वजह से ये स्वास्थ्य में संबंधित समस्या तो दे सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ रोजगार में वृद्धि भी दे सकते हैं, आय में परिणति और आय में लाभ की स्थिति भी मिल सकती है, क्योंकि लाभ का अधिपति पहले ही जहां खुद के घर में लग्नेश को बिठाया है, शुभ ग्रह की राशि बनी है, वहां पापक ग्रह बैठ करके इस भाव को समतुल्यता पैदा कर रहे हैं, और यहाँ के अधिपति आकर के जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठ करके, हाँ एक बात और करना, दरिद्र योग घटित हो रहा है। लाभ के अधिपति और जन्म कुंडली के अष्टम के अधिपति, लाभ और अष्टम के अधिपति जब एक साथ बैठेंगे तो इस भाव से दरिद्रता पैदा कर देते हैं, और इस वजह से व्यक्ति को कई बार दारिद्र्य देखना पड़ता है, और उससे मुक्ति के लिए भगवान नारायण की उपासना, एकादशी का व्रत व्यक्ति को करना चाहिए। और अगर रोजगार में वृद्धि चाहते हो तो गणेश जी की पूजा तो बिल्कुल ही करने की आवश्यकता है। व्यय भाव के अधिपति जन्म कुंडली में तीसरी दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, लग्नेश होकर के व्यक्ति के व्यक्तित्व को मजबूत बना रहे हैं, ढाढ़स है, व्यक्ति साहसी है पर खर्चीला भी है, कम पैसों में भी अपने ऊपर खर्च करना वो छोड़ता नहीं है, चाहे जैसी भी स्थिति रहे उसको कई बार शौकिया देखा जाता है। लग्न में यहाँ पे राहु बैठे हैं, इस वजह से भी व्यक्ति को कई बार दाम्पत्य में कमजोरी मिल जाती है। यहाँ पे गुरु और सूर्य एक साथ बैठ रहे हैं स्वग्रही होकर के, और यहाँ बुध और चंद्रमा, दाम्पत्य में पति और पत्नी का प्रेम कभी भी छूटने वाला न रहे हमेशा, और ऐसा संबंध जो हमेशा 7 जन्मों तक बना रहे। चलो कोई बात नहीं है, कम से कम ये तो एक बात दिख रही है कि पति और पत्नी का संग हमेशा बना रहे। इससे बड़ा धन और क्या हो सकता है कि जन्म कुंडली में 4 ग्रह केंद्र में बैठे हों, मंगल नीच के हो रहे हैं यहां भी और यहां भी, इस वजह से मंगल के पास बल है। अब इसको आप अच्छे तरीके से कैसे ले सकते हो? अगर एक ही ग्रह लग्न कुंडली में नीच का हो, नवमांश में भी नीच का हो रहा हो, तो निसंदेह वो ग्रह बली हो जाता है। बजरंग बली की उपासना करने से भी व्यक्ति को आत्मबल मिल जाता है। उपासना करिए या दर्शन करिए, सरसों तेल का दीपक जरूर जलाया करिए। जन्म कुंडली में मंगल नीच के हो रहे हैं, लेकिन वो याद रहे कि आपकी कुंडली के लिए अच्छे हैं, वो परिणाम देर से ही सही पर आपके मनोनुकूल जरूर देंगे। व्यक्ति की कुंडली में 6ठा भाव जागृत है, जन्म कुंडली में 3रा भाव
बढ़िया बना है क्योंकि अपने भाव से केंद्र में गया है। इस भाव से केंद्र में भाग्य भाव की राशि बन रही है, जहां के भाग्य भाव के अधिपति त्रिकोण में नहीं, त्रिकोण के अधिपति होकर के त्रिकोण में बैठे हैं। खराब नहीं है। लग्न के अधिपति ने भाग्य भाव के अधिपति को देखा है। अगर आप अच्छा देखना चाहते हो तो देख लो, इतनी सारी अच्छाइयां भी हैं आपकी कुंडली में। पर हां, ग्रह के बल के बारे में जब आप चर्चा करते हो तो सूर्य बालावस्था के 50% से भी कम 25, चंद्रमा जन्म कुंडली में 25%, मंगल मृतप्राय, बुध मृतप्राय, गुरु बालावस्था के डिग्री के हिसाब से, शुक्र 50% का परिणाम से कम, 25 के करीब 50% का परिणाम इसको कह सकते हैं। लेकिन उनकी दशाओं में व्यक्ति जो होता है वो अटखेलियां ही करता रह जाता है और कभी भी सीरियस नहीं हो पाता है। व्यक्ति अपने वास्तविक स्थिति को समझता ही नहीं है कई बार, और उस पे कई बार वो वक्त नहीं दे पा रहा है जितना उसको देना चाहिए। काम में मन न लगे, मन भटकाव में रहे और हमेशा व्यक्ति निरंतर अपने गरीबी और अपने अवस्था के बारे में ही सोचता सा रहे, उसके समाधान के बारे में ना सोचे। वो सिर्फ जिस परिस्थिति में उलझा हुआ है खाली उसी को सोचता रहे, उसके समाधान के बारे में व्यक्ति का दिमाग कभी जाता ही नहीं है। यह है ना बात, पक्की बात बताता हूं, यही है। दूसरी बात कि शनि वृद्ध होकर के, अब जरा गौर करना तो व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का स्वास्थ्य, ये सब वृद्ध 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 वृद्ध। मतलब क्या है कि एक तो चंद्रमा ग्रहण में था, गुरु शत्रु की राशि में बैठ गए, और अलग बात है वो शत्रुवत नहीं है, लेकिन पाप तो करा रहे हैं ना, क्योंकि पापी भाव के भी तो अधिपति हैं। लग्न का अधिपति वृद्ध होकर के बैठा है, यानी कि उसके पास अनुभव है। ऐसा नहीं कह सकता कि उसके पास अनुभव नहीं है। व्यक्ति के पास अनुभव है और उसका लाभ व्यक्ति के पति को लेना भी चाहिए। परंतु बात यही होती है कि ये हैं शनि से प्रभावित, और पापग्रह क्रूरतम हो जाते हैं तो और भी कई बार कष्ट देने लगते हैं। तो 12वें के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं। तुला लग्न की कुंडली तो है नहीं, ये कुंडली है कुंभ लग्न की। देर से ही सही, और कई बार व्यक्ति जो होता है वो मुंह फट होकर के कुछ भी बोल देता है पट से, जिस वजह से नुकसान हो जाता है। तो आप प्रॉपर टाइम दो। जो चीज समस्या बनी हुई है उस पर विचार करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि आप उसका समाधान कैसे निकाल रहे हो। तो आपका मन तो रोग में बैठा है चंद्रमा, और पराक्रम भी रोग में बैठा है, और ऊपर से वो नीच का हो रहा है। आप इस चीज को सही तरीके से ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो कि आप बजरंगबली की आराधना कर लो। शिव जी की पूजा करने से, नित्य निरंतर उनके मंत्रों का जप करने से, गणेश जी के आवाहन कर लेने मात्र से आपका बल बढ़ जाएगा। आपकी कुंडली में मंगल कमजोर नहीं है, गुरु कमजोर नहीं है, सूर्य कमजोर नहीं है। गुरु और सूर्य द्वंद्व में है, इस वजह से वो दोनों परम मित्र आपस में लड़ बैठे हैं और घर का नुकसान कर रहे हैं। वो कौन सा घर है जो द्वंद्व में है? वो कौन सा घर है जो लड़ाई से निपट रहा है और अपने आप को परेशान कर रहा है? वो संपूर्ण प्रकार के मानसिक सुखों और शांति का भाव है जो आपकी कुंडली को परेशान कर रहा है। नित्य निरंतर रूप से अगर दो शुभ ग्रह या दो शुद्ध नैतिक तत्वों का पालन कराने वाले दो ग्रह जब सूर्य और गुरु एक साथ अष्टमेश के साथ युति करेंगे तो निसंदेह व्यक्ति जो चाहता है वो कई बार उसको नहीं मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको झोले में डाल करके बैठे रहो। इसका मतलब ये है कि निसंदेह आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी आपकी कुंडली का पराक्रम बाकी है, क्योंकि अभी आपकी कुंडली का सप्तम भाव आने वाला है सूर्य, जो रोजगार का भाव है। अब तक तो आप शुक्र की दशा में जी रहे थे, और गौर करो तो शुक्र इसकी आपकी कुंडली में होता है कौन सा? सुख और चतुर्थ और भाग्य का अधिपति, जो जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठा है अकेले, और लग्नेश पापग्रह होकर के उसको देख रहे हैं राहु की दृष्टि। राहु की दृष्टि यहां भी, राहु की दृष्टि यहां भी, राहु की दृष्टि यहां भी। इस वजह से कि राहु जो है वो कई बार अच्छे परिणाम दिए, कई बार बुरे परिणाम दे दिए। नवमांश कुंडली में वो राहु जो है वो जन्म कुंडली में कहां बैठ रहे हैं? लग्न में, नीच के हो गए। दशमांश कुंडली में वो राहु जो है वो मीन राशि के बैठ रहे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं। यानी कि कर्म क्षेत्र के लिए लग्न का अधिपति गुरु जो है वो लग्न को देख रहा है। यानी कि अगर जन्म कुंडली में हम इस बात पे गौर करते हैं तो थोड़ी बहुत प्रतियोगिता के साथ हमारा काम बन सकता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे प्रतियोगिता भाव के अधिपति होकर के व्यक्ति की कुंडली में लग्न को देख रहे हैं। और मंगल और सूर्य और गुरु तो ऐसे भी अभी एक वास्तविक समय तो अभी आना बाकी है आपकी कुंडली में 2021 के 11वें महीने के बाद, पर इसका वस्तुतः परिणाम 2022 के मार्च से मिलना शुरू होगा। सूर्य आपकी कुंडली में परिणाम दे सकते हैं, पर वो लक्ष्मी का कारक होता है।
अगर लड़ाई नहीं कर रहा होता, वहां पे झगड़ा नहीं होती उसकी गुरु के साथ, तो निस्संदेह वो और भी अच्छा हो जाता। और देवगुरु बृहस्पति अगर अस्त नहीं होते तो निस्संदेह आपके जीवन के संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति भी वो कर देते। लेकिन एक बात में इस सोच को लेकर के बड़ा अच्छा मुझे महसूस हो रहा है कि आजकल जहां दाम्पत्य एक जन्म नहीं टिकता है, यहां दाम्पत्य 7 जन्म टिकने वाला है। इससे अच्छी बात मुझे इस कुंडली में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। ये अच्छी बात है, आप इसको निभा लो। दुख झेलना, तो आप एक बात और भी समझ लो, थोड़ा सा दर्शन करा दूं आपको अगर जीवन का। जिस दुख को आप ढूंढ रहे हो, जिस दुख का समाधान ढूंढ रहे हो, जो समाधान आपको मिलेगा ना, वास्तव में वो भी दुख ही होगा, सुख है ही नहीं। अब एक बड़ी अच्छी बात याद आती है। मैं अगर ये बात कहूं कि किसी को वृंदावन जाना है, वृंदावन जाओ, और वो ठहरे पंडित जी, और पंडित जी जो है वो बोले कि नहीं, मुझे जो है वो जजमान के यहाँ जो है वो सत्यनारायण भगवान की कथा कहनी है बंगाल में, या कहीं ऐसे किसी क्षेत्र में, या गंगा के उस पार जाना है, या वृंदावन छोड़ करके मैं जो है वो सत्यनारायण भगवान की कथा कहेंगे, तो भगवान ठाकुर जी उससे कहेंगे कि मैं सत्यनारायण स्वयं यहाँ उपस्थित हूँ, कहाँ जा रहे हो? तो क्या बोलेंगे? भगवान आपकी कथा तो यहाँ वैकुंठ में नहीं है, कथा तो आपकी मृत्यु लोक में ही है। तो इस वजह से कई बार ऐसी बात होती है कि हम जो है वो दुख को ढूंढते हैं, दुख का समाधान ढूंढते हैं, पर वस्तुतः मिलता दुख ही है। विचार करो, ये जीवन है तो कष्ट ही है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप। और ज्योतिष सिर्फ ज्योतिष नहीं होता, इसमें तंत्र है, इसमें रत्न है, इसमें यंत्र है, इसमें योग है, इसमें मंत्र है, और तब जाकर के ये ज्योतिष बना है। अकेला ये नहीं है। तो रत्न की भी सहायता, मंत्र की भी सहायता, यंत्र की भी सहायता और मंत्र की भी सहायता, तब जाकर के कुछ बने। अन्यथा तो खाली का खाली डिब्बा बजेगा थोड़ी। बजाना है तो कुछ तो डालना पड़ेगा। तो क्या डालना है? मेहनत डालो, मेहनत डालो तो बजे, और फिर स्वर हो तो ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं वो सब सामने से आ जाएंगी। कौन बजा रहा है, किसको आवश्यकता पड़ गई मेरी, वो मंगल आपके पास है, जगा लो। हनुमान जी की पूजा करो, सूर्य की आराधना करो, सूर्य के मंत्रों का जप करो। अब दशमांश कुंडली में आप अगर गौर करिए तो चंद्रमा नीच के, जो कौन है? पंचम का अधिपति, यश नहीं मिलने देता। पर अच्छी बात है कि अपने भाव से पंचमस्थ जाकर के नीच के हुए हैं, जिसका नीच भंग स्वयं मंगल कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र में हैं। यहां गौर करिए, मंगल नीच के हैं, केंद्र में गुरु हैं। हो सकता है उसका नीच भंग हो रहा हो, पर वो स्वयं अस्त है, वो क्या नीच भंग करेगा? लग्नेश तो स्वयं वृद्ध होकर के बैठे हैं। जिस ग्रह को आप ढूंढ रहे हो, जिस ग्रह के बारे में मैं इतनी सारी व्याख्या कर रहा हूं, वो मंगल के बारे में, वो मंगल जिस के कारण उसका नीच भंग हो रहा है, वो ग्रह तो स्वयं द्वंद्व में है, वो क्या किसी की सहायता करेगा? इसका मतलब है कि ये परस्पर जो ग्रह हैं वो एक दूसरे पे आश्रित होकर के परिणाम करते हैं, और इनका फल हमेशा किसी दूसरे दरवाजे से भी आते हुए कई बार देखा जाता है। वो स्वच्छंद नहीं है ना अपने आप को लेकर के, इस वजह से वो कई बार घूम घुमा करके परिणाम दे रहा है। इसी वजह से परिणाम नहीं मिल रहा है, कारण यही है। मैंने क्या बात करी? चतुर्थ भाव जो होता है वो संपूर्ण मानसिक सुख का होता है। इसकी युति अष्टम के साथ है, ये कष्ट है। 12वें के भाव के अधिपति ने जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को देखा है, चतुर्थ भाव के अधिपति को देखा है, तो कष्ट तो देगा। पर इसका संपूर्ण समाधान देवी दुर्गा की उपासना, सूर्य के मंत्रों का जप। पर संतान तो जन्म कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो इसके आधार पर आपकी कुंडली में एक बहुत अच्छी संतति का योग आपकी कुंडली में आ रहा है। हालांकि वो भी बहुत कमजोर है 2023 में, 2023 के 12वें महीने के बाद। और अगर व्यवसाय करना ही चाहते हो तो निस्संदेह आप की जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर आप व्यवसाय अपना ही करना, गल्ला अपना ही रखना। किसी दूसरे के यहां नौकरी जाकर के करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खुद का काम हो, चाहे 2 रुपए का हो, चाहे 200 रुपए का हो, चाहे 2 लाख का हो, काम खुद का ही करना है। क्योंकि आपका लग्नेश आपके लग्न को देख रहा है, केंद्र में गुरु बैठे हैं, बुध भी सथ में बैठ करके दशम भाव को देख रहे हैं। यहाँ के अधिपति पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, फलों का कारोबार भी कर सकते हैं, अनाज का कारोबार भी कर सकते हैं, खाने पीने की सामग्री, रेवड़ी और ब्रेड एंड बेकरी, इन सब चीज़ों का, चॉकलेट और स्त्रियों के सौंदर्य से संबंधित भी चीज़ों के बारे में आप विचार कर सकते हो। शुक्र और शनि है तो कुछ खेलकूद के सामान, प्लास्टिक का सामान, इन सब चीज़ों के बारे में भी विचार कर सकते हो।
मंगल जो है वो बली हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को प्लास्टिक से संबंधित और कई बार कठोर चीजों से संबंधित भी चीजों के बारे में विचार करना चाहिए। फर्नीचर का कारोबार कर सकते हो, रुई का कारोबार कर सकते हो, ऊनी वस्त्र का कारोबार कर सकते हो। फलों का कारोबार तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सूर्य की दशा जो आ रही है, बुध से 5वें बुध की ही राशि बन रही है। इसका मतलब है कि जन्म कुंडली में व्यक्ति अगर चाहे तो पंचम अष्टम भाव के अधिपति सूर्य के साथ बैठे हैं। सूर्य है ना अष्टम भाव के अधिपति सूर्य के साथ। इसका मतलब है कि आप सूर्य से संबंधित भी व्यवसाय कर सकते हो, क्योंकि अगले 6 साल तक उसकी दशा आने वाली है। तो सूर्य से संबंधित व्यवसाय, फर्नीचर हो जाए, लकड़ी हो जाए, प्लाईवुड हो जाए, स्टील का कारोबार हो जाए, तांबे का कारोबार हो जाए, बर्तनों का कारोबार हो जाए, ये सब चीजें आप कर सकते हो। फलों का कारोबार सबसे बढ़िया है, ऊनी कपड़ा बढ़िया है, तोशक, तकिया, रजाई, ये सब भी कर लो। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।